मूनफॉल एक हॉलीवुड साई-फाई एक्शन फिल्म जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में साल 2011 में एस्ट्रोनॉट्स ब्रायन हार्पर, जो फॉवलर और न्यूकमर एलन मार्कस एक सैटेलाइट की मरम्मत के लिए स्पेस शटल पर है। तभी अचानक एलियन टेक्नोलॉजी का एक मिस्टीरियस स्वॉर्म्स का झुंड ऑर्बिटर पर हमला करता है और एलन को मार देता है और उसके तुरंत बाद जो बेहोश हो जाती है और वो झुंड चांद के सरफेस में सुरंग बनाकर अंदर चला जाता है। ब्रायन ये सब देख लेता है और स्पेस शटल को पृथ्वी पर वापस सही सलामत लैंड करवाता है। वो नासा को चांद के मिस्टीरियस स्वॉर्म्स के झुंड के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कहानी खारिज कर दी जाती है और उसे नासा से निकाल दिया जाता है। हालांकि जो ब्रायन के झुंड के स्टेटमेंट्स को डिपेंड नहीं कर पाती क्योंकि वो तब बेहोश हो गई थी। फिर 10 साल बाद एक कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट केसी हाउसमैन, जो मानता है कि चांद एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है, वो सीक्रेटली एक रिसर्च टेलीस्कोप का उपयोग करता है और उसे पता चलता है कि चांद की ऑर्बिट पृथ्वी के करीब आ रही है। और वो ब्रायन, जो कि नासा से फायर्ड होने के बाद स्कूल में नौकरी कर रहा है, उसे अपनी खोज के बारे में बताने की कोशिश करता है। उसी दौरान नासा ने भी इस चांद के एबनॉर्मलिटी के बारे में पता लगाया, लेकिन ब्रायन ने केसी के खोज पर विश्वास नहीं रखा, इसलिए वो सोशल मीडिया पर उसकी खोज रिवील करता है, जिससे ग्लोबली दहशत फैल जाती है। जो अब नासा की नई डेप्यूटी डायरेक्टर है और वो चांद की एबनॉर्मलिटी की जांच के लिए SLS ब्लॉक 1 रॉकेट पर एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है। उस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। वो स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंचता है, तब वही स्वॉर्म्स का झुंड उन पर हमला करता है, जिसमें उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। जैसे जैसे चांद की ऑर्बिट खराब होती जाती है, चांद पृथ्वी के और करीब आता जाता है, जिससे पृथ्वी पर अर्थक्वेक और ग्रेविटी के रिलेटेड गड़बड़ी पैदा होती है। इसकी वजह से सब लोगों को कोलोराडो जाने के निर्देश दिए जाते हैं। फिर आगे जो की मुलाकात नासा के पूर्व अधिकारी होल्डन फील्ड से होती है। वो बताता है कि ब्रायन हार्पर को अपोलो 11 से जुड़ी नासा की सीक्रेट जानकारी के कारण बदनाम किया गया था। पहली मून लैंडिंग के दौरान उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के सरफेस पर एक मिस्टीरियस रोशनी को देखा था। ये छुपाने के लिए 2 मिनट का रेडियो ब्लैकआउट किया गया था। आगे होल्डन फील्ड ये भी बताता है कि अपोलो 12 मिशन ने बाद में खुलासा किया कि चांद खोखला है और उस स्वॉर्म्स के झुंड को मारने के लिए एक मिलिट्री EMP डिवाइस बनाया गया, पर बजट के कमी के कारण ये मिशन पूरा नहीं हो पाया और इस EMP डिवाइस को मिलिट्री के स्टोरेज में रखा गया। फिर आगे जो अपने एक्स हस्बैंड जनरल डग डेविडसन की मदद से EMP डिवाइस को स्टोरेज के बाहर निकालती है और नए मिशन को पूरा करने के लिए एक म्यूजियम से रिटायर्ड स्पेस शटल वापस लाती है। इस नए मिशन में चांद की ऑर्बिट को सही करने के लिए उस स्वॉर्म्स के झुंड को EMP डिवाइस से डिस्ट्रॉय करना है। आगे मिलिट्री के द्वारा ब्रायन और केसी को इस न्यू मिशन पे मदद करने के लिए नासा के हेडक्वार्टर लाया जाता है। उसके बाद वे वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस पे स्पेस शटल की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अर्थक्वेक की वजह से स्पेस शटल का एक लॉन्चर खराब हो जाता है। फिर जो मिलिट्री और स्टाफ जो कि इस मिशन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए अपील करती है कि वे कोलोराडो में अपनी अपनी फैमिली के पास जाकर रहे, क्योंकि ये मिशन कैंसिल हो गया है। फिर बहुत सोचने के बाद केसी को आइडिया आता है और वो कहता है कि चांद के ग्रेविटी के मदद से हम एक ही लॉन्चर के साथ स्पेस शटल को लॉन्च कर सकते हैं। ब्रायन, केसी और जो ने EMP के साथ स्पेस शटल को लॉन्च किया। उसके तुरंत बाद सुनामी के कारण वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर आगे वे चांद के करीब पहुंच जाते हैं। वो स्वॉर्म्स का झुंड उन पर हमला करता है। तभी ब्रायन गलती से EMP डिवाइस ऑन करने के बजाय स्पेस शटल की पावर ही ऑफ कर देता है, बट सरप्राइजिंगली वे स्वॉर्म्स वापस चले जाते हैं। हालांकि इससे उन्हें पता चलता है कि वे स्वॉर्म्स किसी भी ऑर्गेनिक लाइफ को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के इंटरफेरेंस के द्वारा महसूस कर सकते हैं। वे स्वॉर्म्स के द्वारा बनाई गई सुरंग द्वारा चांद के इंटरनल पार्ट तक पहुंचते हैं, जिधर सेंटर में एक व्हाइट ड्वार्फ द्वारा कंट्रोल होने वाला डायसन स्फीयर का पता चलता है।
तभी अचानक फिर से स्वॉर्म्स का झुंड उनका पीछा करता है और वे खुद को बचते बचाते हाईटेक रूम में चले जाते हैं। उस रूम के डोर्स बंद हो जाते हैं, इसलिए वे स्वॉर्म्स अंदर नहीं जा पाते। अंदर जाने के बाद स्पेस शटल क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रायन होश में आता है। तभी उसको उसका बेटा सॉनी दिखाई देता है। सॉनी उसके साथ बातचीत करने लगता है। दरअसल ये एक प्रोजेक्शन होता है और सॉनी के रूप में चांद का एआई ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रायन से बात कर रहा होता है। एआई ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रायन को समझाता है कि अरबों साल पहले तकनीकी रूप से उन्नत इंसानी पूर्वजों को एक एआई ने खत्म कर दिया था और उन पूर्वजों ने पृथ्वी पर जीवन का फिर से निर्माण करने के लिए चांद को एक इंटरस्टेलर आर्क के रूप में बनाया। लेकिन उसी एआई यानी कि वही स्वॉर्म्स के झुंड ने चांद की खोज की और अब उसके एनर्जी सोर्स से एनर्जी छीन रहा है, जिससे उसकी ऑर्बिट अनस्टेबल हो रही है। इस बीच पृथ्वी पर ब्रायन का बेटा सॉनी, जो का बेटा जिमी और उसकी देखभाल करने वाली मिशेल ब्रायन की एक्स वाइफ और सॉनी की माँ ब्रेंडा और उसके पति टॉम और उनके सौतेले परिवार को ढूंढते हैं और कोलोराडो में पहाड़ों में एक डग के मिलिट्री बंकर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्हें चांद के एबनॉर्मलिटी के कारण होने वाली मुसीबतों से बचकर बाकी सर्वाइवर्स से भी लड़ना पड़ता है। दरअसल चांद के करीब आने की वजह से पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा होता है, इसलिए सर्वाइवर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए लड़ना पड़ता है। फिर आगे वे सेफ्टी के लिए पहाड़ी सुरंग में चले जाते हैं। जब टॉम की सबसे छोटी बेटी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो घायल टॉम उसे अपनी ऑक्सीजन दे देता है, जिससे दम घुटने की वजह से टॉम की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट करीब आने वाले चांद पर न्यूक्लियर हमले का आदेश देते हैं, लेकिन डग ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उसकी एक्स वाइफ जो की जान को खतरा हो सकता है। फिर उसके तुरंत बाद उस बंकर पर कुछ मलबा गिर जाता है और शायद पॉसिबली डग और अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई और चांद पर ब्रायन उस प्रोजेक्शन के बाहर आ जाता है। तब केसी और जो ब्रायन को ढूंढ लेते हैं। ब्रायन उनको इंसानी पूर्वजों के बारे में बताता है। फिर वे उन स्वॉर्म्स को खत्म करने के लिए स्पेस शटल में बैठकर निकलते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि इनका स्पेस शटल अपने आप ही ठीक हुआ रहता है। शायद पूर्वजों का ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी मदद कर रहा है। फिर उस हाईटेक रूम से बाहर निकलने के बाद स्वॉर्म्स उनका पीछा करते हैं। हालांकि उनके मदद के लिए चांद के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कुछ हाईटेक गन्स से उन स्वॉर्म्स पर फायर किया जाता है, पर आगे उन तीनों में से किसी एक को उन स्वॉर्म्स को लुभाने के लिए ईएमपी डिवाइस वाले मॉड्यूल में रहना होगा और मैन्युअली उस डिवाइस को एक्सप्लोर करना होगा। इसलिए उस मॉड्यूल में कौन रुकेगा, इस पर ब्रायन और जो के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। इसी बीच केसी उस मॉड्यूल में जाकर अपने आप को लॉक करता है और केसी अपने मॉड्यूल के साथ उस झुंड को बाकी स्पेस शटल से दूर ले जाता है और ईएमपी को एक्सप्लोर करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर आगे जो और ब्रायन पृथ्वी पर लौटते हैं और अपने परिवारों के साथ फिर से मिलते हैं और चांद की शक्ति वापस आ जाती है, इसलिए वो अपने रेगुलर ऑर्बिट में लौट आता है। फिर आगे एंडिंग सीन में केसी की कॉन्शियसनेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए चांद का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बिल्ली फज एल्ड्रिन और उसके माँ के रूप में केसी को दिखाई देता है और वे उसे कहते हैं कि उन्हें अब शुरू करना चाहिए। इसका मतलब चांद के ऑपरेटिंग सिस्टम में केसी की कॉन्शियसनेस स्टोर हो गई है। इस मूवी का एंड देखते हुए लगता है कि इस कहानी का अंत अभी भी नहीं हुआ है और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।